जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं। अगर आपको फुर्सत नहीं है तो अभी बंद कर दीजिए, जाइए। हमारा छात्र बिजी है, हमारे छात्र को फुर्सत कहाँ है पढ़ने का। टॉपिक है, इस पर आज हम लोगों को बात करने में बहुत मजा आने वाला है। बात को समझना जरूरी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि बात यहाँ बैठे, बात कॉपी में ना चला जाए। मानव भूगोल का जो प्रथम अध्याय है मानव भूगोल की अर्थ और उसकी परिभाषा, तो उसमें जो है हम लोग 2 प्रश्न हल कर चुके हैं और तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसको लिखिए, निश्चयवाद। इसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। पूरा नाम हुआ पर्यावरणीय निश्चयवाद। इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनिज्म। क्या बोलते हैं? डिटरमिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। पूरा नाम बोलेंगे तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। बड़ा ही प्यारा शब्दावली है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पर आज हम लोगों को बात करने में बहुत मजा आने वाला है। बात को समझना जरूरी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि बात यहाँ बैठे, बात कॉपी में ना चला जाए। जब शिक्षक, अक्सर क्या होता है, जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक तो लाइव पढ़ा रहे हैं, पूरे होशो हवास में पढ़ा रहे हैं, पर हमारे जो बच्चे हैं वो होशो हवास में नहीं रहते। बच्चा ये सोच रहा है कि सर जो बोल रहे हैं मैं नोट करूँगा, बाद में समझूंगा कि क्या है, अभी नहीं, अभी फुर्सत नहीं है, अभी बहुत सारा काम है। तो वैसे नहीं होगा। जब आप क्लासरूम में हैं तो ये समझिए कि मैं क्लासरूम में हूँ, तो मुझे क्या करना है कि पूरे होशो हवास में केवल क्लासरूम में ही रहना है। दिक्कत यही है आज जो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, या हमारा जो शिक्षा का जो प्रवाह है वो कमज़ोर क्यों हुआ है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, छात्र को समझ में नहीं आ रहा है। छात्र जो है वो कमज़ोर पढ़ रहा है, वो रटंत विद्या पर, वो रटने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे जो छात्र हैं वो आज बिजी हो गया है। छात्र को फुर्सत कहाँ है। छात्र हमारा व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत तरह का जो है सोशल मीडिया है। अब वहाँ तुरंत मैसेज आ रहा है, क्या आया, क्या देख रहा है, वो क्या है, क्या नोटिफिकेशन आया, लाइक आ रहा है, कमेंट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हमारा छात्र बिजी है, हमारे छात्र को फुर्सत कहाँ है पढ़ने का। रील्स बनाने के लिए, और टिकटॉक में देखिए क्या सब हो रहा है, रील्स बनाने में सबसे आगे है। स्कूल जो है या कॉलेज में आप छात्र उतना पढ़ते नहीं है जितना कि वो रील्स बना रहे हैं, जितना कि वो अपना सेल्फी लेते हैं। समस्या यही है, और ये अभी तो बोलने का समय नहीं है क्योंकि हमको जो है तुरंत पाठ को ख़त्म भी करना है। इसीलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप क्लासरूम में हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं। अगर आपको फुर्सत नहीं है तो अभी बंद कर दीजिए, जाइए। मगर अगर आपको फुर्सत है, आपको पढ़ना है, तो पूरे होशो हवास में आप सुनिए, हम जो बता रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय निश्चयवाद। मतलब पर्यावरण के तरफ से पर्यावरण के द्वारा हमारे लिए एक निश्चित सीमाएं खींच दी गई है और मनुष्य को उस निश्चित सीमाओं में रहना है। पर्यावरण के द्वारा हमारे भाग का विनिश्चय कर दिया गया है। हमें कह दिया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो पर्यावरण ने तय किया है, हमने नहीं तय किया है, पर्यावरण ने तय कर दिया है। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, किस प्रकार के मकान में रहना है, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना है, ये पर्यावरण तय किया है, हमने नहीं तय किया है। क्योंकि पर्यावरण शक्तिशाली है, पर्यावरण जो है वो बहुत शक्तिशाली है। पर्यावरण के तत्व के बिना मनुष्य का एक पल भी गुजारा नहीं हो सकता। आप पर्यावरण से पानी लेते हैं, पर्यावरण से भोजन लेते हैं, पर्यावरण से परिनिर्भर करते हैं पूरी तरह से, पर्यावरण में सांस लेते हैं। मनुष्य एक पल के लिए भी अपने पर्यावरण से अलग नहीं हो सकता है।
मनुष्य पर्यावरण का गुलाम है या दास है। इस तरह की स्थिति है। बोलिए आप खुद भी दिमाग लगाइए कि आप पर्यावरण को कहिएगा हम आपका कुछ नहीं लेंगे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक मिनट के लिए भी पर्यावरण से अलग होकर के मनुष्य नहीं रह सकता है। मनुष्य का पूरा शरीर ही पर्यावरण के तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण से अलग? पर्यावरण से शरीर बना है, पर्यावरण के तत्वों से बना है, और फिर मृत्यु के बाद इसे पर्यावरण में ही मिल जाना है। तो निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद एक इस प्रकार की अवधारणा है जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य काफ़ी कमज़ोर है, मनुष्य पृथ्वी का बच्चा है, मनुष्य पृथ्वी का गुलाम है, पर्यावरण का गुलाम है, और पर्यावरण काफ़ी शक्तिशाली है। पर्यावरण के अनुदेशों को मानने के लिए मनुष्य मजबूर है। पर्यावरण के अनुदेशों को, पर्यावरण के जो डायरेक्शंस हैं, पर्यावरण की जो सीमाएं हैं, उसमें रहने के लिए मजबूर है। पर्यावरण के आदेशों को मानने के लिए मनुष्य मजबूर है, क्योंकि मनुष्य जो है पर्यावरण के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। ये पर्यावरण के बिना रह ही नहीं सकता। आप तभी तक तो उससे लड़िएगा जब तक कि आप उसके बिना रह सकते हैं। जब पर्यावरण के बिना हम रह ही नहीं सकते तो पर्यावरण का हम विरोध कैसे कर सकते हैं? पर्यावरण के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए मनुष्य अपनी सांस के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, मनुष्य अपनी प्यास के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, मनुष्य अपने भोजन के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, मनुष्य अपने रहने के लिए, चलने के लिए, बस्ती बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेल मार्ग बिछाने के लिए, हर जगह पर्यावरण पर निर्भर है। इस वाद में यह कहा गया है कि मनुष्य को पर्यावरण की दी हुई निश्चित सीमाओं के अंदर रहना पड़ता है। मनुष्य क्या है को पर्यावरण के दी हुई, पर्यावरण के द्वारा निर्धारित कर दी गई सीमाएं, उसके अंदर में रहना पड़ता है। मतलब ये कि अगर मनुष्य को स्थलीय प्राणी बनाया गया है, मनुष्य को स्थलीय प्राणी बनाया गया, थलीय प्राणी हो, उसको स्थल पे रहना है, तो मनुष्य को स्थल पे रहना चाहिए। जिस जगह पे जिस तरह के वातावरण में जो है रहने के लिए कहा गया है, उसी वातावरण में रहना चाहिए। मनुष्य मछली नहीं है कि वो पानी में तैर जाए, मनुष्य चिड़िया नहीं है कि वो आकाश में उड़ जाए। बात समझ रहे हैं? मनुष्य को जिस हेतु बनाया गया, जिस ढंग से बनाया गया है, जिस तरह से रहने के लिए कहा गया, मनुष्य को उसी तरह से रहना चाहिए। यही जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद है। मनुष्य को अपनी पर्यावरण की शक्तियों के अंदर में रहना है, पर्यावरण से लड़ाई नहीं करना, पर्यावरण के आदेशों का उल्लंघन नहीं करना, पर्यावरण का नुकसान भी नहीं करना, क्योंकि मनुष्य का जो नियंता है, भाग्य नियंता है, भाग्य विधायक है, वो आपका पर्यावरण है, वातावरण है। और बात सही भी लग रहा है कि मनुष्य किस तरह से अपने पर्यावरण के साथ, अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा तो अपना ही अहित करेगा, क्योंकि जो पर्यावरण है मनुष्य के लिए ही है। और मनुष्य अगर पर्यावरण को बचा के चलता है, मनुष्य पर्यावरण को संरक्षण करके चलता है, तो मनुष्य का ही भला होने वाला है। अब एक मनुष्य है, ये अपने चारों तरफ कह रहे थे कि मनुष्य जो है चारों तरफ से अपने पर्यावरण से घिरा हुआ है। सूर्य प्रकाश है, हवा है, एयर है, नदी नाला है, वाटर का सोर्स है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, मिट्टी है, पेड़ पौधा है। तो कोई ऐसा चीज है जिसके बिना मनुष्य रह सकता है? पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, हवा भी चाहिए। हर तरह से मनुष्य पर्यावरण से घिरा हुआ है और हर तरह से मजबूर है कि वह जो है पर्यावरण के आदेशों का पालन करे। मनुष्य अगर पर्यावरण के आदेशों का पालन नहीं करेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। यही चीज, यही बात जो है, इसी विचारधारा को रखने के लिए ये वाद है निश्चयवाद। इसी विचारधारा को स्पष्ट करता है। और इसके जो आधुनिक संस्थापक हैं पर्यावरण निश्चयवाद के, तो बहुत समय से चल रहा है। हमारा जितना भी पुराना विद्वान है, जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी भूगोलवेत्ता हुए, सब ने इस बात को माना कि पर्यावरण के अधीन ही मनुष्य को रहना है, पर्यावरण के आदेशों को पालन करना ही मनुष्य का
कर्तव्य है और मजबूरी भी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कर्तव्य नहीं है, वो मजबूरी है। पर्यावरण का ऑक्सीजन नहीं लेगा तो किसका लेगा? पर्यावरण का पानी नहीं पिएगा तो किसका पिएगा? सूर्य प्रकाश के बिना कोई रह सकता है क्या? सूर्य ही जो है वो हमारा ऊर्जा का सबसे अक्षय भंडार है। वहीं से ऊर्जा आती है। सूर्य के प्रकाश में ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे खाना बनाते हैं। और पहला खाना पौधा ही बनाते हैं और दूसरा खाना हम उससे लेते हैं। हमारा जो भोजन है वो पौधे से मिलता है और पौधे का भोजन ही लेकर के हम उसको पकाते हैं, यह जीव जंतुओं से मिलता है। तो ये पहला खाना जो है, पहला जो उत्पादक बोला जाता है वो पौधों को माना जाता है। और पौधे जो खाना बनाते हैं, पौधे जो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। तो इसीलिए सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है। तो सूर्य प्रकाश, तो हम क्या सूर्य प्रकाश के बिना उसके जो है उससे लाभान्वित हुए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग पर्यावरण से घिरे हुए हैं और पर्यावरण के आदेशों को मानने के लिए मजबूर है। यही कंसेप्ट है। इतना ही समझ लेना है कि इसमें पर्यावरण को काफ़ी शक्तिशाली माना गया है और मनुष्य को कमज़ोर बताया गया है। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है और मनुष्य को चाहिए कि वह पर्यावरण के आदेशों का पालन करे। मनुष्य को पर्यावरण के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और पर्यावरण जैसे रख रहा है उसमें रहना है। पर्यावरण गर्मी दे रही है तो गर्मी सहना है, पर्यावरण ठंडक दे रही है तो ठंड में रहना है, ठंडक सहना है। पर्यावरण वर्षा दे रही है तो भीगना है, बचना नहीं है। बचने का उपाय मनुष्य तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है, परंतु पर्यावरण के तत्वों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। इसी बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है तो ये बहुत समय से चला आ रहा है। हम लोग पुराने ज़माने के जो भी लोग थे वो पर्यावरण के बारे में जानते थे कि पर्यावरण शक्तिशाली है, पर्यावरण के आदेशों को हम लोगों को मानना चाहिए। अब इसमें जो है ये देख लेते हैं, बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब एक बड़े विद्वान आए, इसके पहले भी आपको इस विद्वान का नाम चल चुका है, पता चल चुका है, रिटजेल। इसको याद रखना है बढ़िया से। ये बड़े जो है भूगोल वैज्ञानिक हुए, भूगोल में मानव भूगोल के बड़े वैज्ञानिक हुए। रिटजेल के बारे में आपको बताया था कि इन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी की रचना की। एक पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी की रचना की। रिटजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसी पुस्तक में उन्होंने अपना पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा को संपूर्णता से रखा और साबित किया कि मनुष्य पर्यावरण का दास है, गुलाम है। मनुष्य को ऊपर चाहिए कि वो पर्यावरण के आदेशों का पालन करे। इन्होंने ही एक वाक्य दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बराबर तभी से मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य पर्यावरण का दास। मनुष्य क्या है? पर्यावरण का दास। दास मतलब स्लेव या गुलाम। तो मनुष्य क्या है? पर्यावरण का दास है, पर्यावरण का गुलाम है। मतलब कि जो भी आदेश आएगा पर्यावरण की तरफ से मनुष्य को उसको मानना पड़ेगा। गर्मी आएगा तो गर्मी सहना पड़ेगा, ठंडक आएगी तो ठंडक सहना पड़ेगा, यही मतलब है। धूप है तो धूप में जलना पड़ेगा। बस इसी को कहते हैं पर्यावरण का दास या गुलाम। कोई है जो ऐसा है जो कहेगा कि नहीं, हम गर्मी नहीं सहेंगे, हम ठंडक नहीं सहेंगे, हम पर्यावरण से साफ अलग ही वातावरण का निर्माण कर लेंगे, कृत्रिम वातावरण का निर्माण कर लेंगे। ऐसा हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। परंतु अभी जो हमारा टॉपिक है हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो कोई भी आदमी जो है पर्यावरण से अलग नहीं हो सकता है। पर्यावरण के तत्वों को उसको लेना ही पड़ेगा। और मनुष्य स्वयं पर्यावरण का एक अंग है। मनुष्य पर्यावरण से बाहर नहीं है, वो स्वयं पर्यावरण का अंग है और पर्यावरण में ही जन्म लेगा और पर्यावरण में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा। पहले के क्षितिज जल पावक गगन सवेरा पंच तत्वों से शरीर बना है और इसी पंच तत्व को शरीर मिट्टी में जो है वो पुनः फिर हमको जो है इसी पृथ्वी में, इसी पर्यावरण में, मिट्टी में विलीन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मनुष्य पर्यावरण का दास है या गुलाम, क्योंकि उसको मनुष्य को पर्यावरण के आदेशों का पालन करना जरूरी है। इस पुस्तक में, एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक में, रिटजेल महोदय ने अपने जो है निश्चयवादी सिद्धांत को दिया और मानव भूगोल के बारे में बहुत बातें कही।
एकदम याद रखना है, एंथ्रोपोजोग्राफी। और दूसरी लाइन को भी याद रखना है, मनुष्य पर्यावरण का दास या गुलाम है, किसने कहा, ये परीक्षा में आएगा, मनुष्य पर्यावरण का दास या गुलाम है, ये किसने कहा, तो किसने कहा है, रेटजेल। अब देखिए इसी का इसकी शिष्या जो है, पहले बताए थे, इसकी शिष्या थी सैंपुल या सैंपल, इसी सैंपल, ये जर्मनी के थे। रेटजेल कहाँ के थे, जर्मनी के। अगर परीक्षा में आ गया कि निश्चयवादी अवधारणा किस देश में विकसित हो, तो देना है जर्मनी, क्योंकि रेटजेल ने निश्चयवादी अवधारणा को प्रकट किया और वो जर्मनी के थे, इसलिए जर्मनी में निश्चयवाद काफी फूला फला, क्योंकि रेटजेल वहां थे और रेटजेल ने इसी बात को वहां पर फैलाया। कहाँ पर फैलाया, जर्मनी में फैलाया रेटजेल ने। और सैंपल जो है ये यूएसए की थी, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से सैंपल आई थी और इससे जर्मनी में आकर के रेटजेल की शिष्या बनी, इसकी स्टूडेंट बनी, और यहाँ पर उन्होंने भूगोल का काफी ज्ञान लिया और फिर जाकर के यूएसए में, अमेरिका में जाकर के उन्होंने मानव भूगोल को काफी फैलाया। और जो रेटजेल का जो वाद था, रेटजेल का जो विचारधारा था, उसको अमेरिका में जाकर के फैलाया सैंपल महोदय। तो सैंपल महोदय जो है उसका भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लीजिएगा, मानव धरातल की उपज। मानव क्या है, धरातल की उपज। मनुष्य अपने को बहुत बड़ा न समझे, वो मिट्टी से बना हुआ है, इसी धरातल से बना हुआ है, इस धरातल के तत्वों से बना हुआ है। इसके अलावा एक लाइन और है, सैंपल महोदय का एक लाइन और है, मनुष्य पृथ्वी का बच्चा है। मनुष्य क्या है, पृथ्वी का बच्चा है। मनुष्य पृथ्वी का शिशु है, बच्चा है, और उसको जो है पृथ्वी जो है या वातावरण के तत्व जो है मनुष्य के खून में, मनुष्य की हड्डी में, मनुष्य के मांस में, और यहाँ तक कि मनुष्य की आत्मा में प्रवेश कर गए। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के हड्डी, मांस और जो है खून और आत्मा तक में प्रवेश कर गया है। ये लाइन है सैंपल महोदय का, तो इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट मानना है। रेटजेल महोदय और सैंपल महोदय ने मिल करके जो है वातावरणीय निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद को काफ़ी विकसित किया और बताया कि जो है ये हमारा जो पर्यावरण है ये काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके आदेशों का पालन करना चाहिए, इसके नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य जो है को अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। जंगल है तो उसी की भलाई के लिए है, वातावरण में कुछ भी पर्यावरणीय तत्व है तो उसकी भलाई के लिए उसका संरक्षण करना चाहिए। इस बात पर जोर उन्होंने रेटजेल महोदय और सैंपल महोदय ने दिया। इसके अलावा अन्य भी विद्वान, हंटिंगटन वगैरह विद्वान है जो पर्यावरणीय निश्चयवादी हुए, परंतु 12वीं क्लास में उतना ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो है निश्चयवाद समझ में आ गया होगा। निश्चयवाद अंतिम लाइन यही है कि निश्चयवाद वह विचारधारा है, भूगोल का वह वाद है जिसमें हम लोग पर्यावरण को शक्तिशाली मानते हैं और मनुष्य को उसके सामने कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी सांस के लिए, अपनी प्यास के लिए, अपने भोजन के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पर्यावरण के आदेशों का पालन करे और उसके नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन गुजर बसर करे। मनुष्य को चाहिए कि वो पर्यावरण के द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में बंद कर रहे, और इसे ही हम लोग निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। धन्यवाद।